फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो हमें पता है कि वो रोटेशनल मोशन करता है। क्यों? क्योंकि वो घूमेगा अकॉर्डिंग टू चार्जेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब वो रोटेशनल मोशन करेगा तो उसके अंदर टॉर्क उत्पन्न होगा, यानी कि टॉर्क क्रिएट होगा। उस टॉर्क की वजह से ये घूम रहा है। तो उस टॉर्क की वैल्यू हमें पता लगानी है, जो कि होगी हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के टर्म में, राइट। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मान लीजिए कि आपके पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मैंने कुछ इस डायरेक्शन में ली है। अब हमें पता है कि इस डायरेक्शन में अगर फील्ड जा रही है तो इधर की तरफ से कुछ प्लस होगा, इधर की तरफ कुछ माइनस होगा, क्योंकि प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और माइनस में जाती है, राइट। और इसी के अंदर मैं एक टॉर्क देता हूं कुछ इस तरीके से। मैंने इसको इस एंगल पे इसलिए रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन में खींच रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर खींच रहा है, राइट। तो इस तरीके से एक एंगल बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में, जो कि है थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डिस्टेंस होगी एक दूसरे से वो कितनी होगी? वो 2a होगी, हमें मालूम है अच्छी तरीके से। तो ये तो ई की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो अब हमें पता करना है कि किस टॉर्क के साथ साथ ये जो आपका डायपोल है ये घूम रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगता है तो वो उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस में से किसी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय उस बॉडी के अंदर जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि टॉर्क इज इक्वल्स टू में एफ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, बहुत कंसेप्चुअल फैक्ट है। देखिए, जब भी किसी बॉडी के अंदर आप लोग फोर्स लगाते हैं तो अगर उस बॉडी के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू कुछ है तो वो जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगी। जैसे कि आपके सामने एक बॉडी है, इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हो, मतलब एक फोर्स नहीं, दो तीन तरीके से फोर्स लग रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बॉडी है उसका नेट फोर्स अगर जीरो हो तो उस टाइम पर वो जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करेगी, वो रोटेशनल मोशन करेगी। जैसे कि आपके सामने एक बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ये मान लीजिए, एक पॉइंट ये मान लीजिए, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। तो ये वाला जो पहला फोर्स है वो उसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, दूसरा इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, तो वो रोटेशनल मोशन करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया है। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, 11th क्लास में पढ़ने वाली है। ढंग से समझिए कि ये बॉडी है, अलग अलग पॉइंट्स पर अपोजिट फोर्सेस लगे तब ये जाकर के घूमी। जैसे कि फैन होता है, तो फैन में क्या होता है कि एक रोटर लगी हुई होती है बीच के अंदर और उसके आसपास दो कॉइल्स लगी हुई होती है। अब उन दो कॉइल्स में क्या होता है कि जो फोर्स होता है या फिर जो करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एक कॉइल में इस डायरेक्शन में, एक कॉइल में उस डायरेक्शन के अंदर। तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अब काटते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बीच वाला रोटर घूमने लगता है। अब रोटर स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है, रोटर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन इसके अंदर टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। मतलब रोटेशनल मोशन में बॉडी के अंदर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। स्ट्रेट लाइन में मोशन के लिए नेट फोर्स चाहिए, रोटेशनल मोशन के लिए आपको नेट टॉर्क चाहिए, राइट। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि इसके अंदर दो फोर्सेस लग रहे हैं। अभी जो पॉजिटिव वाला है वो तो किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू में क्यू ई। और इसी तरीके से नेगेटिव वाले पे भी फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है। तो कुछ इस तरीके से दूसरा फोर्स लगेगा, तो इस तरीके से मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। लेकिन इसके ऊपर जब आप लोग नेट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एफ इक्वल्स टू में क्यू ई और इधर से एफ इक्वल्स टू में माइनस का क्यू ई, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू में जीरो, विच मीन्स ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। तो वहां से हम लोग टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। तो इजी है, टॉर्क इज इक्वल्स टू में एफ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे? कैसे होगा? देखिए, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है इस लाइन में, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है इस लाइन में, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ इस तरीके से हो गया ना, राइट। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को P मान लिया, इसको Q मान लिया और इसको R मान लिया। तो यानी कि QR जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल्स टू में QE मल्टीप्लाई बाय QR। अब चूंकि दोनों के दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक है, इसलिए मैंने QE एक ही फोर्स उठाया है, ठीक है। दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू बराबर है। तो QE मल्टीप्लाई बाय QR। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस QR की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है ये थीटा एंगल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां से QR की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है,
एल अपॉन में के या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, हमें पता है पी अपॉन में एच। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है ही, इसके अलावा आपका एच क्या है, एच आपका 2a है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू में क्यू आर अपॉन में 2a, और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी 2a साइन थीटा। तो ये वैल्यू उठा करके आप लोग यहाँ रख दीजिए, तो वैल्यू निकलेगी टॉर्क इक्वल्स टू में क्यू ई मल्टीप्लाई बाय 2a साइन थीटा। और हमें पता है कि जो Q2a है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो डायपोल मोमेंट P, इजीली हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू में पी ई साइन थीटा। और आपको अच्छी तरीके से पता है, आप लोग वेक्टर एडिशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हो, ये जो साइन थीटा होता है वो आपका 90 डिग्री वाला यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू में पी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ई वेक्टर। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन के आता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मैंने इसको पी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ई वेक्टर ही क्यों लिखा, मैं इसे ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय पी वेक्टर भी तो लिख सकता था ना, राइट। तो यहां पर इसकी वैल्यू यही क्यों हुई, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। देखिए इस आप लोग इस डायग्राम के अंदर ढंग से देखने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है। तो आपका टॉर्क यानी कि रोटेशनल मोशन किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, गौर से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका P है ये E की तरफ ही तो जा रहा है ना, मतलब ये हुआ कि ये जो P की जो डायरेक्शन है ये E की तरफ ही तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसका इफेक्ट ही कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका मतलब P क्रॉस E, इसको आप लोग राइट हैंड वाले रूल से भी समझ सकते हो कि इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर रोटेशनल मोशन हो रहा है उसकी तरफ तो आपकी उंगलियां मुड़ी हुई है, राइट, और ये जो थंब है ये आपको बता रहा है टॉर्क की वैल्यू, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो P है वो E की तरफ ही बढ़ रहा है, विच मीन्स हम लोग इसको P क्रॉस E ही लिखेंगे, E क्रॉस P नहीं लिखेंगे। मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि P E की तरफ बढ़ रहा है कि E P की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें पता है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, तो वो तो बदलेगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से डायरेक्शन में ही रहेगी। तो यहाँ पर ये जो P है डायपोल मोमेंट है यही चेंज हो रहा है, यही चेंज कर रहा है डायरेक्शन को। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आती है टॉर्क इक्वल्स टू में P साइन थीटा या फिर टॉर्क इक्वल्स टू में P वेक्टर मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है ये क्रिएट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में जब आप इसको किसी एक्सटर्नल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं।